दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे हाथ में ये एक एफआईआर है जिसमें मैं एडवोकेट था। तो आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग आज टॉपिक हम ले रहे हैं। आखिर तक साथ बने रहिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। यह एफआईआर आईपीसी की धारा 376 सब क्लॉज 3 में दर्ज हुई, चार्जशीट आई। इसके अलावा धारा 34 आईपीसी कॉमन इंटेंशन, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें खास बात क्या है? खास बात कुछ नहीं है। अभी तक 2 एक्यूज्ड हैं, ये भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन खास बात क्या है वो अब मैं बता रहा हूँ आपको। खास बात यह है कि इन 2 एक्यूज्ड में एक महिला एक्यूज्ड है। अब 376 में कोई महिला आरोपी हो सकती है, यह मेरा प्रश्न था और इसी प्रश्न को लेकर मैंने पॉक्सो न्यायाधीश के समक्ष धारा 227 सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की। जज साहब ने तंजिया लहजे में कहा कि वकील साहब, आप पढ़कर आइएगा। आप पढ़कर नहीं आते क्या? मैंने नहीं सर, मैं पढ़कर आया हूँ। बोले 376 पढ़िए। मैं नहीं, 375 पढ़िएगा आप। मैंने जज साहब से कहा कि आप सेक्शन 375 पढ़िएगा, जो कि डेफिनेशन शुरू ही होती है अ मैन हु कमिट ऑफेंस। तो जब ये डेफिनेशन मैन शब्द से शुरू होती है, इसमें आप वुमेन को कैसे बुक कर सकते हैं? दूसरा, इसके अलावा 3/4 पॉक्सो एक्ट, आप हंसिएगा जब उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो भी कहा कि क्या वुमेन 3/4 का ऑफेंस कर सकती है? हास्यास्पद है। मैंने आगे भी खुलासा किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन 34 कहेंगे, कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन का भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ये होना चाहिए कि अगर 4 लोग हैं, 4 में से किसी एक ने कोई अपराध कारित किया, तो 3 उस अपराध को करने के कैपेबल तो होने चाहिए। मान लीजिए हत्या का मामला है, एक ने गोली चलाई, तो 3 बाकी ऐसे तो हों कि वो भी चला सकते थे, या वो भी हमला कर सकते थे, या वो भी उसको पीट सकते थे। लेकिन अगर वो कैपेबल नहीं है, महिला कैपेबल नहीं है 376 में, तो वो कैसे इस केस में बुक हो सकती है? जज साहब थोड़ा नींद सी में थे, जागे। कोर्ट साहब को बुलाया, कहा भाई इसका जवाब दीजिए। कोर्ट साहब ने एडजॉर्नमेंट पेश किया। नेक्स्ट डेट आई, फिर एडजॉर्नमेंट पेश किया। दोबारा पूरी बहस इतनी ही सुनी। तीसरी डेट आई, फिर एडजॉर्नमेंट पेश हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वही लकीर के फ़कीर, पीटते रहिए लकीर। और दोनों महिला को भी चार्ज किया गया, उसके खिलाफ भी चार्ज फ्रेम हुए। हमारी 227 निरस्त हुई। अब सवाल यह है कि सारी बात मैंने क्यों की? ये बातें मैंने इसलिए की, अब से कुछ दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बिल्कुल इसी तरह का एक मामला आया है, जिसमें पिटिशनर ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये सवाल पैदा किया है कि क्या कोई महिला 376 में एक्यूज्ड हो सकती है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस नोट लिया। और उन्होंने नोटिस जारी करते हुए क्या कहा, ये भी सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि हमारी राय में, ये उनका ओरल ऑब्जर्वेशन है, हमारी राय में महिला 376 में एक्यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ऋषिकेश रॉय और संजय करोल की बेंच इस केस को सुन रही है। ये एंटिसिपेटरी बेल का मामला है। अगली डेट पर अब देखिएगा क्या होना है। लेकिन आज का मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि हमारे न्यायाधीश महोदय अपने दिमाग को बंद करके बैठे हुए हैं। आपने मानिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के सैकड़ों आदेश पढ़े होंगे, इसमें वो आदेश में एक लाइन कभी कभी लिखते हैं, जब वो सहमत नहीं होते हैं निचली अदालत के आदेश से, तब एक लाइन लिख देते हैं कि दिस ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड विदाउट अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। अब ये लाइन आपको यकसा समझ में नहीं आती। कोई नया बच्चा है वकालत का, उसको समझ में नहीं आएगी। 2-4 साल वकालत करते हुए उसको समझ में नहीं आएगी। इस लाइन की गहराई से गंभीरता आपको तब समझ में आती है जब आप अपनी जीवन वकालत में लगा देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप न्यायालय के समक्ष सही बात रख रहे हैं, लेकिन वो अपने दिमाग को बंद करके बैठे हुए हैं। वो अपने क्लर्क से पूछते हैं कि भाई बताइए इस मैटर में यहाँ क्या चल रहा है, क्या रिवाज है। तो जो चल रहा है उसी क्रम में वो आदेश पास करते रहते हैं, नया कुछ नहीं करते, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। और यही वजह है कि आज़ादी के बाद भी आज भी हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए 200 और 300 साल पुराने कानूनों पर टिके हुए हैं, उन्हीं कानून को फॉलो कर रहे हैं। कुछ चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कानून का नाम बदल देते हैं, धाराओं को ऊपर नीचे कर देते हैं। उससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे, जिसका कारण
यही है कि हम उस बुद्धि का, जिसको जुडिशियल माइंड कहते हैं, उसका प्रयोग करना नहीं चाहते। तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वही प्रश्न है और इत्तफाक देखिएगा, जितना मैंने उनको डेफिनेशन अंडरलाइन करके दिया था, हाईलाइट करके दिया था, सेक्शन 375 की डेफिनेशन अ मैन हु कमिट ऑफेंस, उतना ही अंडरलाइन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इसमें डिसाइड क्या होता है, क्या कोई महिला रेप का आरोपी हो सकती है। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। बहरहाल आपने फिलहाल वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।